हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, पैडोजेनिक प्रक्रियाओं के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये चैप्टर है वो है लेसन 1, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय व मृदा निर्माण। तो इसमें लास्ट पद जो अपना है मृदा निर्माण, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मृदा निर्माण के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम में आती है, उन सभी प्रक्रियाओं में से लगभग 7 प्रक्रियाएं मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। अब शुरू करते हैं अपन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर ही अंतिम 2 प्रक्रियाएं और वो है लवणीकरण और पेडोटर्बेशन। सबसे पहले बात करें अपन लवणीकरण के बारे में। तो देखो, इस प्रक्रम में मृदा के ऊपरी संस्तर में घुलनशील लवण, विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना लवणीकरण, इस लवणीकरण प्रक्रिया में होता क्या है, तो देखो इसमें जो मृदा की ऊपरी संस्तर होता है, मृदा का सबसे ऊपरी सतह जो होती है, उस ऊपरी संस्तर में घुलनशील लवण, कौन से लवण? घुलनशील लवण। और इसमें भी विशेषता कौन से होंगे? तो सोडियम के क्लोराइड हो सकते हैं, यानी कि नमक, सोडियम का सल्फेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो घुलनशील लवण होते हैं ना, ये मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर, मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को अपन लवणीकरण कहते हैं। तो वो सिंपल सी प्रक्रिया है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो घुलनशील लवण होते हैं, यानी घुलनशील लवणों का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के सल्फेट हैं, इन घुलनशील लवणों का मृदा की ऊपरी सतह पर, मृदा के ऊपरी संस्तर पर एकत्रित हो जाना ही क्या कहलाता है? लवणीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखो इसमें होता क्या है मुख्यतः, तो ये लवण सफेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी कि जो मृदा होती है ना, जब वहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में भरा होता है, तो उस मृदा के ऊपर एक सफेद सफेद सी पपड़ी जैसी संरचना जम जाती है। आपने देखा होगा बहुत बारीक सी पपड़ी, पतली परत वहां पर जम जाती है, और वो जो परत है ना, वो लवणों की परत है। किसकी परत है? वो लवणों की। यानी कि यहाँ पर ये जो लवण होते हैं ना, सोडियम के क्लोराइड, सोडियम के सल्फेट, ये जो भी घुलनशील लवण होते हैं, ये घुलनशील लवण क्या होते हैं? सफेद परत के रूप में मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या है? लवणीकरण है। अब बात आती है कि सर ये लवणीकरण हुआ क्यों? भाई ये लवणीकरण जो है ये हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों की परत जमा हो गई? तो भाई मृदा की ऊपरी सतह पर जो ये लवणों की परत जमा हुई है, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक कारण होता है कि मृदा में जल स्तर का ऊंचा होना। यानी कि जिस क्षेत्रों में ये लवणीकरण की जो समस्या है ना, ये समस्या, या ये जो, इसको अपन समस्या भी बोल सकते हैं, और इसको मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर भी अपन ले सकते हैं, समस्याओं के अंदर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन कि ये जो चीज है लवणीकरण, ये कहाँ देखने को मिलेगी? जहां पर जल स्तर ऊंचा होगा, यानी कि जहां पर नहरें निकल रही हैं, ठीक है ना, जहां पर आसपास बांध हैं, ठीक है ना। तो वो जो क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, जहां पर बहुत ही उच्च स्तर पर यानी ऊंचाई पर ही पानी आपको मिल जाता है, तो उन जगहों पर ये लवणीकरण की समस्या देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, तो जहां पर जल निकास के उपयुक्त साधन नहीं है, यानी कि पानी के अंदर लगातार जल, मृदा के अंदर या खेत के अंदर लगातार क्या होता रहता है? जल भरा रहता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो, जल निकास की व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकता हो, यानी कि क्या होता है कभी कभी कि जब अपन बहुत गहराई से पानी को बाहर निकालते हैं, ट्यूबवेल या जो भी आपके नलकूप हैं उनके माध्यम से, तो जब आप लोग बहुत गहराई से उन पानी को बाहर निकालते हैं तो उनमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, और लवण कहाँ जाते हैं? ऊपर से आपके सिंचाई जल के साथ
जब खेतों के अंदर डाल दिए जाते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर लवणों की अधिकता है, तो उस कंडीशन में भी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, एक नई परत का निर्माण यहाँ पर लवणों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि लवणीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होगा, इसमें मृदा के जो ऊपरी संस्तर होते हैं, मृदा के जो ऊपरी सतह होती है, उस ऊपरी सतह में घुलनशील लवण जैसे कि सोडियम के क्लोराइड, सोडियम के सल्फेट, ये लवण जो होते हैं, ये लवण वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और ये सारे के सारे लवण वहाँ पर जो है ना एक पतली परत के रूप में एकत्रित होते हैं, एक सफेद रंग की परत के रूप में, पपड़ी के रूप में वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं सबसे ऊपरी सतह में। अब ये एकत्रित क्यों होते हैं, इसके कारण यदि आपसे पूछे जाए तो ध्यान रखें, जिस जगह पर मृदा का जल स्तर ऊंचा होगा, जहाँ पर जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी और जहाँ पर सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकता होगी, उन सभी कारणों की वजह से लवणीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये देखने को वहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर, तो ये जो लवण यदि वहाँ पर ज़्यादा है किसी भी मृदा के अंदर तो उसे अपन लवणीय मृदा कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको अपन लवणीय मृदा यहाँ पर कह देते हैं। तो आप लोग इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लवणीय मृदा जो होती है वो लवणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी लवणीय मृदा है वो सब इसी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर निर्मित होती है। तो ये थी अपनी एक और मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो उसमें आती है लवणीकरण हो चुका है पेडोटर्बेशन, नाम आता है पेडोटर्बेशन। अब देखो नाम ही थोड़ा खतरनाक आपको लग रहा है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी आपको क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है कि जब मृदा के विभिन्न विकसित संस्तर परस्पर मिश्रित होकर मृदा का निर्माण कर दे, यानी कि जो आपको पता है कि मृदा जो होती है वो प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। अब प्रोफाइल के रूप में विकसित होने का मतलब क्या हुआ कि भाई मृदा का जो निर्माण होता है ना वो परतों के रूप में होता है। एक परत लग गई, फिर उसके ऊपर दूसरी परत जमा हो गई, तीसरी परत जमा हो गई, चौथी परत जमा हो गई, इस प्रकार से एक के ऊपर एक परतें यहाँ पर बनती जाती है। अब एक के ऊपर एक क्या जमी हुई है, परतें यहाँ पर जमी हुई है, ठीक है। परंतु किसी कारणवश यदि ये परतें एक दूसरे में क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए, एक दूसरे में इनके जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है कि विभिन्न परतें, प्रोफाइल की विभिन्न परतें एक दूसरे में क्या हो गई, अंतः मिश्रित हो चुकी है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो नाम ही खतरनाक लग रहा है आपको बस, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल सा प्रक्रिया है। क्या बोल रहे हैं अपन कि जब मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों के परस्पर मिश्रित होने से, यानी कि जो भी इसके विकसित संस्तर हैं उनके परस्पर मिश्रित होने से मृदा का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को अपन पेडोटर्बेशन कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो परतें हैं, ये परतें एक दूसरे में अंतः मिश्रित क्यों हुई, कैसे हुई ये परतें एक दूसरे में अंतः मिश्रित? तो देखो भाई, ये जो परतें होती है ना, ये प्रोफाइल की जो विभिन्न परतें होती है, ये एक दूसरे में मिश्रित होने का एक कारण है। क्या कारण है भाई? इसका कारण होता है कि या तो ये मिश्रित होगी जंतुओं के द्वारा। जंतुओं के द्वारा कैसे? कि जैसे मान लेते दीमक लग गई, क्या लग गई, दीमक लग गई, केंचुए आ गए, ठीक है भाई। आपको पता है जैसे दीमक होती है, अब दीमक क्या करती है, दीमक जो है ना निचली सतह से मृदा को निकाल कर ऊपर ले आती है। इसी प्रकार से केंचुए भी क्या करते हैं, मृदा को खाते हैं, तो ये बिल के रूप में बिल बनाकर मृदा के अंदर जाएंगे, केंचुए जाएंगे। अब जैसे बिल बनाकर ये जो है मृदा के नीचे जाएंगे, तो वहां से क्या करेंगे, ये वहां से उन मृदा को धीरे धीरे खींचते खींचते कहाँ लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। भाई बिल बनेगा कब? आप लोगों को पता है बिल बनेगा कब? जब नीचे की मृदा ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से आपकी दीमक है, आपके केंचुए हैं, चींटियां हैं, ये जो जंतु हैं, इसके अलावा गाद बनाने वाले जंतु होते हैं, यानी कि कीचड़ बनाने वाले इस प्रकार के जंतु होते हैं। तो ये जो जंतु हैं सारे के सारे, ये क्या करते हैं, ये निचली परत से मृदा को निकाल कर ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाली परत मृदा को कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो परतें हैं वो एक दूसरे में क्या हो गई, अंतः मिश्रित हो गई। ये परतें एक दूसरे में क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है भाई कि विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे कि दीमक, केंचुए, चींटी, गाद बनाने वाले जंतु, ये जंतु क्या होते हैं, ये जंतु वो जो आपके
परतें होती है, यानी कि जो प्रोफाइल की विभिन्न परतें हैं, उन परतों को एक दूसरे में मिश्रित करने का कार्य ये करते हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो वनस्पतियों व कले के संकुचन व फूलने के कारण भी ये होता है, यानी कि वनस्पतियां है ना जैसे मृदा के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्ले वहां पर है तो इसके फूलने और सिकुड़ने के कारण, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्ले का एक विशेष गुण होता है फूलने व सिकुड़ने का। इसके अलावा वनस्पतियां भी क्या होती है, जब वो ताजा होती है तो उस कंडीशन में वो फूली हुई होती है, पर जैसे उसका अपघटन होगा तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो उसके फूलने व सिकुड़ने के कारण क्या होता है, फूलने व सिकुड़ने के कारण भी यहाँ पर जो परतें होती है वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, अंतः मिश्रित हो जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं की अपन बात करें यहाँ पर, तो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर मैंने आपको दो प्रक्रियाएं यहाँ पर बता दी है। जो मृदा के निर्माण की लास्ट प्रक्रियाएं थी, पहली लवणीकरण और दूसरा पेडोटर्बेशन, वो सिंपल सी प्रक्रियाएं हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित हो जाना सफेद परत के रूप में, वो लवणीकरण कहलाता है। और बात करें अपन पेडोटर्बेशन के बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि मृदा प्रोफाइल के अंदर जितने भी विभिन्न विकसित संस्तर हैं, वो विकसित संस्तर किसी भी कारणवश यदि एक दूसरे के अंदर अंतर मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, और यदि उससे मृदा का निर्माण होता है तो उसे पेडोटर्बेशन अपन कहते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, और इसी प्रकार से इसी तरह से आपका ये मृदा निर्माण करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब देखो भाई, मृदा के निर्माण करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि जो मृदा निर्माण करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं ना, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो इन्हें प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब सुनो ध्यान से इस चीज को। तो अगला टॉपिक अपना है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, मृदा निर्माण के बारे में बात करें तो आपको पता है मृदा निर्माण का अध्ययन अपन मृदा विज्ञान के अंदर करते हैं। मृदा निर्माण का जो अध्ययन अपन करते हैं वो कहाँ करते हैं, मृदा विज्ञान के अंदर करते हैं, है ना। और बात करें अपन मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वैज्ञानिक हुए हैं वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव जो है, इनको मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि वीवी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। और ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात बोली है, इन्होंने एक बात क्या बोली है कि मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, एक तो कौन जिम्मेदार होते हैं, पैतृक पदार्थ जिम्मेदार होते हैं, एक होता है जलवायु और एक होता है जीवमंडल, ठीक है ना। यानी ये बोलते हैं वीवी डोकुचेव कि कोई भी मृदा का निर्माण होना है तो उस मृदा के निर्माण के को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर तीन कारक मुख्य होंगे। और उन तीन कारकों में कौन कौन से कारक बताए इन्होंने, तो इन्होंने बताया है पहला तो पैतृक पदार्थ, मतलब जिन पदार्थों से वो मृदा बन रही है वो उस मृदा को प्रभावित करेंगे, आराम से करेंगे। आपको पता है कि चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टानों से बनी हुई मृदा अलग होती है, अवसादी चट्टानों से बनी हुई मृदा क्या होती है, अलग होती है। तो आप लोग जानते हैं भाई पैतृक पदार्थ होते क्या है, चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानों से अलग मृदा बनेगी, अवसादी चट्टानों से अलग मृदा बनेगी। तो भाई जो पैतृक पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बात करें अपन जलवायु, तो भाई जलवायु तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई जलवायु क्या करती है, जलवायु किसी भी क्षेत्र के अंदर भौतिक अपक्षय को, रासायनिक अपक्षय को, जैविक अपक्षय को प्रभावित करती है, और इसी कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो जलवायु होती है वो भी आपकी क्या करती है, जलवायु भी आपकी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। इसके अलावा जीवमंडल की बात करता हूँ मैं, तो देखो भाई जीवमंडल के बारे में बात करें तो आपका जो जीवमंडल होता है ना, यानी कि जो बायोस्फीयर आपका यहाँ पर है, जो वातावरण आपका है, ये वातावरण भी क्या करता है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो अपने यहाँ पर विद्यमान हैं, इन सभी को जो होते हैं ये सभी भी क्या करते हैं, आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं वीवी डोकुचेव, जिन्हें मृदा विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वीवी डोकुचेव ने बताया है कि मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ जिम्मेदार होते हैं, जलवायु जिम्मेदार होती है और जीवमंडल यहाँ पर जिम्मेदार होता है। इनके बाद वीवी डोकुचेव के बाद एक और वैज्ञानिक आए हैं और वो वैज्ञानिक है जेनी। कौन है वैज्ञानिक भाई, जेनी है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मृदा निर्माण जो है
वो इन कारकों के द्वारा होता है। यानी वी डोकुचेव ने जो 3 कारक बताए हैं, पेट्रल पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल, ये मृदा का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इन सभी में क्या क्या अंतः संबंध होता है, उस अंतः संबंध को बताने के लिए जेनी ने उसे एक सूत्र के रूप में बताया। यानी कि जो जेनी है, इनके द्वारा इन कारकों के मृदा निर्माण में परस्पर संबंधों को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया, जिसे जेनी का सूत्र कहा जाता है। ध्यान रखिए, इन्हीं के नाम पर इसे जेनी का सूत्र अपन कहते हैं। और जेनी का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखेंगे S बराबर FCl BrPt, है ना। S बराबर F इंटू Cl BrPt, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बात करें तो देखो, S क्या है, मृदा होती है, ठीक है। F क्या होता है, कार्य होता है। Cl, भाई F का मतलब, S का मतलब क्या होता है, सोइल यानी मृदा, F का मतलब फंक्शन यानी कार्य, Cl का मतलब क्लाइमेट यानी जलवायु, B का मतलब होता है यहाँ पर बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल होता है, ठीक है। R यानी रफ सरफेस होती है, स्थलाकृति होती है। इसके अलावा P की बात करें अपन तो पेरेंटल जो सबस्टेंस है, पैतृक पदार्थ इसमें आते हैं। और T होता है यहाँ पर समय। तो इस प्रकार से जेनी ने मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं होती है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उनमें क्या अंतर संबंध होता है, इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया और उस सूत्र को इन्हीं के नाम पर जेनी का सूत्र कहा जाता है। तो एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि जेनी का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे S बराबर FCl BrPt, ये इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर 2 वैज्ञानिकों की बात अपन ने की है। यहाँ पर कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, एक तो है वी डोकुचेव जिन्हें मृदा विज्ञान के जनक कहा जाता है, और दूसरे हैं जेनी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए हैं जोफे, जिन्होंने वास्तविक रूप से मृदा को वर्गीकृत करने का प्रयास यहाँ पर किया, मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाने का प्रयास किया। तो उन सभी को उनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक की विषय वस्तु आप लोग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes, RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.